नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद राम तिवारी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कैसे हुआ, सिर्फ एकमात्र बार हुआ है और उसके पीछे क्या कारण है, और क्या ऐसा भी हुआ है कि जो संविधान को व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो क्या कभी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा भी निर्णय लिया है कि संविधान की प्रस्तावना यानी कि उद्देशिका में संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। इस बारे में अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन को लेकर दो फेमस केस यानी प्रसिद्ध मामले हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला केस है इनरी बेरुवाड़ी मामला या इनरी बेरुवाड़ी यूनियन का मामला भी इसे कहा जाता है। इनरी बेरुवाड़ी केस 1960। इस मामले में क्या हुआ है कि सबसे पहली चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, ये 1960 वाला है। और दूसरा मामला मैंने इस तरफ लिखा हुआ है केशवानंद भारती केस या केशवानंद भारती मामला 1973। ये केरल राज्य का मामला था जो आगे चलकर कहाँ पहुँच गया था, सुप्रीम कोर्ट में। तो जो पहला मामला था इनरी बेरुवाड़ी केस, ये मामला इसको लेकर था कि क्या प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है या नहीं। और ये केस इसलिए बना क्योंकि संविधान की व्याख्या करने यानी संविधान की अर्थ समझाने के लिए कि जो चीज़ें संविधान में लिखी हैं वो थोड़ी सी जटिल हैं या अस्पष्ट तरीके से लिखी हुई हैं, तो उनकी व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास, यानी जो दिल्ली में है। तो इस मामले में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में यानी कि संविधान की उद्देशिका में संविधान संशोधन नहीं हो सकता। आपको ध्यान रखना है, कभी कभी तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि बेरुवाड़ी केस मामला किससे जुड़ा हुआ है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना या फिर भारतीय संविधान की उद्देशिका से जुड़ा हुआ है। और कभी कभी ये केस आता है कि इनरी बेरुवाड़ी केस किस सन में आया था या किस सन में हुआ था, तो ये 1960 का मामला है और प्रस्तावना से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं हो सकता या नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे उन्होंने दो तर्क दिए। नंबर 1 कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि यदि प्रस्तावना को, देखिए कहा है कि संविधान का अंग नहीं है, उनका कहना है कि यदि उन्होंने ये निर्णय दिया कि यदि प्रस्तावना को संविधान से हटा दिया जाए तो संविधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि प्रस्तावना को संविधान से हटा दिया जाए तो संविधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा, अर्थात संविधान का अंग ही नहीं है प्रस्तावना। यह तो सिर्फ, दूसरा विचार उन्होंने दिया या दूसरा तर्क दिया कि यह तो सिर्फ संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने के लिए है। सिर्फ प्रस्तावना से आप ये पता कर सकते हैं कि संविधान बनाने के पीछे या संविधान कैसा होगा, क्या इन संविधान निर्माताओं का उद्देश्य है, यह समझने के लिए सिर्फ प्रस्तावना का उपयोग किया जा सकता है। तो जब प्रस्तावना का कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है तो फिर उसमें संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है या नहीं किया जा सकता है। ठीक है। इसके ही कुछ साल बाद यानी कि लगभग 12 से 13 साल बाद एक मामला आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें यह फाइनली डिसीजन ले लिया गया है कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन नहीं हो सकता है। और जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 आता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संविधान संशोधन किया जा सकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि प्रस्तावना भी संविधान का अंग है और इसमें यदि संसद चाहे, संसद के पास अधिकार होता है अनुच्छेद 368 के तहत कि संविधान संशोधन कर सकती है। तो यदि संसद चाहे तो संविधान संशोधन कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती
है। यह निर्णय दिया है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है कि बेरूबाड़ी केस जो है वो 1960 में आया है। उसमें निर्णय यह लिया गया है कि प्रस्तावना अंग ही नहीं है और उसमें संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। यह तो सिर्फ संविधान निर्माताओं को विचारों को जानने के लिए बनाई गई है। और दूसरे केस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही अपना निर्णय पलटा, पुराना वाला निर्णय पलट दिया गया और बताया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, एक हिस्सा है और इसमें यदि संसद चाहे तो संविधान संशोधन कर सकती है। तो इन्हीं दो केसों के आधार पर अंतिम निर्णय यह लिया गया कि संविधान संशोधन हो सकता है। तो अब बात आती है कि क्या कभी संविधान संशोधन प्रस्तावना में हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको बता दूं मैं कि प्रस्तावना में सिर्फ एकमात्र बार संविधान संशोधन हुआ है, एकमात्र बार संविधान संशोधन हुआ है और वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। और दूसरी चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर बताया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो निर्णय दिया गया है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संविधान संशोधन हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ यह भी बोला है कि मूलभूत ढांचे को छोड़कर, यानी मूलभूत ढांचे का जो सिद्धांत है वो भी यहीं पर दिया है। उनका कहना ये है कि जो चीजें प्रस्तावना में पहले से लिखी हुई हैं उनको आपको नहीं हटाना है, यदि कुछ जोड़ना है तो जोड़ा जा सकता है, मूलभूत ढांचे में संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता। ये निर्णय भी इसके साथ साथ दिया गया था। तो यहाँ पर जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो इसके तहत प्रस्तावना में से कोई भी चीज हटाई नहीं गई, सिर्फ कुछ चीजें जोड़ी गई। इसको मैं अब यहाँ से हटा देता हूँ। आपको ध्यान रखना है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ उसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया और उसमें 3 शब्द, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था, क्योंकि इनकी संख्या 3 है, एक चौथा शब्द भी डाल देते हैं। 3 शब्द जोड़े गए जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला शब्द है समाजवादी, किसी भी क्रम में आप इन्हें ध्यान रख सकते हैं। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष और तीसरा शब्द है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। ये 3 शब्द जो हैं प्रस्तावना में ऐड किए गए और किस संविधान संशोधन से, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, जिसमें यहाँ पर समाजवाद का अर्थ है, यानी समाजवादी प्रणाली का अर्थ है कि राज्य के उत्पादन के साधनों पर, जहाँ राज्य से संबंध देश से है, राज्य के उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा, पूर्णतः सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार उन साधनों का वितरण इस प्रकार करेगी कि राज्य की जनता में आर्थिक और सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। समाजवाद का अर्थ होता है कि राज्य के उत्पादन के समस्त साधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार उनका वितरण जनता में इस तरीके से करेगी कि जनता के बीच की आर्थिक एवं सामाजिक असमानता को दूर किया जा सके। ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र ऐसा राष्ट्र होता है जिस राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं होता है। जैसे कि भारत है तो ना तो ये हिंदू राष्ट्र है और ना ही इस्लामिक राष्ट्र। राष्ट्र का कोई भी धर्म संविधान के अनुसार नहीं है। यहाँ के समस्त नागरिकों को अपना अपना धर्म अपनाने की स्वतंत्रता है या उनका अनुसरण करने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को कोई भी नागरिक अपना सकता है, उसके लिए पूर्णतः स्वतंत्रता है, कोई भी राष्ट्र का धर्म नहीं है। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और तीसरा लिखा है राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, यानी कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। भाग 1 को जैसा परिभाषित किया गया है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा, वो टूट नहीं सकता, या भारत जो है किसी भी राज्य के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। किसी भी राज्य को भारत से इन फ्यूचर भविष्य में या आज़ादी के बाद या संविधान बनने के बाद जब रियासतें शामिल हुई थी तो उसके बाद अलग होने का अधिकार नहीं है। तो राष्ट्र की एकता एवं अखंडता रहेगी। यहीं से वर्ड संपूर्ण प्रभुत्वता संपन्न भी आया है, जिसका मतलब होता है कि भारत के आंतरिक एवं बाह्य मामलों पर किसी भी राष्ट्र, बाहरी राष्ट्र का हस्तक्षेप नहीं होगा। भारत अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा।
तो ये था कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन कब हुआ, कैसे हुआ और क्या इसके पीछे का विवाद है। तो ये दो केस आपको ध्यान रखने हैं, इंदी बेरुवाड़ी केस 1960 और केशवानंद भारती केस 1973। ये केरल राज्य का मामला था, लेकिन जब संविधान की व्याख्या का सवाल उठा तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।